हेलो साथियों, पर्यावरण में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने आपको एक ट्रैफिक के बारे में बताया था जो 1975 ईस्वी में बना था। अब आगे दोस्तों पर्यावरण में बढ़ते हुए हम लोग IUCN को पढ़ेंगे। कल तक मैंने दोस्तों आप लोगों को IUCN में बता दिया था कि रेड डाटा बुक में जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं उनकी 9 श्रेणियों में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हैं। आज हम लोग उन 9 श्रेणियों को देख लेते हैं। ठीक, विलुप्त प्रजाति अर्थात एक्सटिंक्ट स्पीसीज विलुप्त प्रजाति, ऐसी प्रजाति जो पूरे विश्व में विलुप्त हो गई है। ठीक है, पहली प्रजाति क्या है? विलुप्त प्रजाति है। 9 श्रेणियों के अंतर्गत दोस्तों ये 9 श्रेणियों में बांटा हुआ है IUCN के तहत रेड डाटा बुक में। पहली है विलुप्त प्रजाति, ऐसी प्रजाति जो पूरे विश्व में विलुप्त हो गई है। अब दूसरी श्रेणी में क्या है? वन से विलुप्त प्रजाति। वन मतलब पेड़ पौधे जंगल कह सकते हैं। वन से विलुप्त प्रजाति, ऐसी प्रजाति जहाँ पे उसका निवास स्थान होता है और वह अब वहाँ पर नहीं है। ऐसी प्रजातियाँ दोस्तों जैसे जंगल में मान लीजिए ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका वही जंगल ही निवास स्थान है परंतु अब वह वहाँ पर नहीं है। उसे जू या चिड़ियाघर में रखा गया है, बहुत कम मात्रा में है। ये वन से विलुप्त प्रजाति अर्थात एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, तीसरी है दोस्तों अति संकटग्रस्त क्षेत्र श्रेणी। जो तीसरी श्रेणी है वह अति संकटग्रस्त क्षेत्र है। चौथी संकटग्रस्त क्षेत्र है। पांचवी संवेदनशील। ठीक है, मतलब अति संकटग्रस्त और संवेदनशील। अब आगे इनको देख लेते हैं दोस्तों। अति संकट में क्या होता है? जो 9 श्रेणियाँ हैं दोस्तों उसमें ये तीसरी, चौथी व पाँचवीं श्रेणी है। तीसरी, चौथी व पाँचवीं, ठीक है, इसको साफ कर दीजिएगा। तीसरी, चौथी व पाँचवीं श्रेणी है। अति संकट में क्या है? अति संकट में है दोस्तों पिछले 10 वर्षों में 90% से किसी प्रजाति में कमी आई हो। पिछले दोस्तों जो 10 वर्ष बीत चुके हैं उनमें 90% से अधिक कमी आ रही हो, वह अति संकटग्रस्त क्षेत्र है। और संकटग्रस्त में पिछले 10 वर्षों में 70% से ज़्यादा कमी आई हो। ठीक है, संकटग्रस्त के अंतर्गत आते हैं। और संवेदनशील में पिछले 10 वर्षों में 50% तक कमी आई हो। ये दोस्तों जो रेड डाटा बुक है उसमें 9 श्रेणियां हैं, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अति संकटग्रस्त में पिछले 10 वर्षों में 90% से ज़्यादा कमी, संकटग्रस्त में पिछले 10 वर्षों में 70% से कमी आई हो, और संवेदनशील में पिछले 10 वर्षों में 50% तक कमी आई हो। अब अति संकटग्रस्त में दूसरा नंबर क्या है? बी, वर्तमान में किसी प्रजाति की संख्या 250 या इससे कम है और प्रत्येक 3 वर्ष में वह 25% तक कम हो रही है। मतलब 100 में से 25% गिर रही है प्रत्येक 3 वर्षों में, और उसकी संख्या अभी 250 है। ठीक है, ये अति संकटग्रस्त के अंतर्गत आती है। और संकटग्रस्त में वर्तमान में दोस्तों 250 है या उससे कम है, परंतु किसी भी वर्ष, कोई भी वर्ष में वह उसमें कमी नहीं आ रही है, वह संकटग्रस्त के अंतर्गत आती है। संवेदनशील में दोस्तों वर्तमान में इसकी संख्या 1000 से कम है, वह संवेदनशील के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों सी पार्ट है, जो सी भाग है वो अति संकटग्रस्त का। भविष्य में 50% से अधिक प्रजाति की विलुप्ति होने की संभावना। जो अति संकटग्रस्त है दोस्तों उसमें है कि भविष्य में दोस्तों किसी भी पक्षी जीव का 50% से अधिक प्रजाति की विलुप्ति होने की संभावना। ठीक है, अति संकटग्रस्त के अंतर्गत। और संकटग्रस्त के अंतर्गत अगले 20 वर्षों में 20% प्रजाति में कमी होने की संभावना। संकटग्रस्त में अगले 20 वर्षों में दोस्तों 20% की कमी होने की प्रजाति में संभावना। और संवेदनशील में भविष्य में अगले 10 वर्षों में 10% की प्रजाति में कमी होने की संभावना। ये दोस्तों गौर से पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, छठवां दोस्तों F नंबर का ये है संकट के नज़दीक, अर्थात भविष्य में किसी प्रजाति का थोड़ा बहुत घटने की संभावना, संकट के नज़दीक। ठीक है, संकट बहुत कम, ये जी है, मतलब 7वां नंबर है। संकट बहुत कम, ऐसी प्रजाति जिसमें संकट न आने की संभावना हो। H नंबर आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं,
IUCN के पास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जानकारी नहीं है कि किस प्रजाति को लें। ठीक है। और आई नंबर अर्थात 9वां नंबर, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। IUCN के पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ये दोस्तों IUCN के तहत जो रेड डाटा बुक है ये 9 श्रेणियाँ थीं दोस्तों। ठीक है, IUCN के द्वारा IUCN के अनुसार 9 श्रेणियाँ में बांटा गया है। आंकड़ों के हिसाब से 9 श्रेणियाँ हैं दोस्तों। जैसे देखिए जो IUCN के अनुसार रेड डाटा बुक है वो 9 श्रेणियों में बटा हुआ है दोस्तों। तो आंकड़ों के हिसाब से पूरा 9 श्रेणियों में है। और अगर देखें तो पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इसी में हम लोग देखें तो पूर्ण रूप से पर्याप्त आंकड़े किन श्रेणियों में मिलते हैं, कितनी में, 7 श्रेणियों में। अब H जो है ये दोस्तों 8वीं श्रेणी है। इसमें तो देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जानकारी नहीं है कि किस प्रजाति को लें, तो ये श्रेणियों में मतलब आंकड़ों के हिसाब से नहीं बांटा है और इसमें आंकड़े हैं ही नहीं। तो 7 जो श्रेणी हैं वो आंकड़ों के हिसाब से बांटी गई हैं और 9 श्रेणी है दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से 9 श्रेणियों में बांटा गया है और पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से 7 श्रेणियों में। अर्थात इन दो में दोस्तों पूर्ण रूप से आंकड़े नहीं हैं, परंतु जो पिछली 7 श्रेणियां हैं दोस्तों उसमें पर्याप्त आंकड़े हैं। ठीक है, IUCN के अनुसार 9 श्रेणियों में बांटा गया है, आंकड़ों के हिसाब से 9 श्रेणियों में और पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ये मतलब पूरा जब आप लाइन से पढ़ेंगे तो 9 श्रेणियां हैं दोस्तों, उसमें जो कि ये 2 जो श्रेणियां हैं इनमें आंकड़े नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से 7 श्रेणियों में बांटा गया है और आंकड़ों के हिसाब से 8 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए ये दोस्तों 9 नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे 8 लिखना चाहिए था। आप लोग लिख लीजिएगा कि आंकड़ों के हिसाब से 8 श्रेणियों में बांटा गया है और पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से 7 श्रेणियों में बांटा गया है और टोटल 9 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक की टोटल 9 श्रेणियाँ हैं। राष्ट्रीय प्रयास को देख लें। ये दोस्तों ये पूरा का पूरा हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को समाप्त कर लिया है। अब आगे राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत देखते हैं कि क्या कुछ है। इसमें दोस्तों 3 भाग हैं, जैसे अधिनियम बनते हैं, परियोजनाएं होती हैं और संस्थान होते हैं और अन्य कोई भी संस्थान। अधिनियम, परियोजना और संस्थान। अधिनियम में दोस्तों 1927 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम आया, 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया और इसी का एक दोस्तों वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम आया था 2002 ईस्वी में, जिसमें संरक्षण आगार और समुदाय आगार को भी शामिल किया गया था। ये दोस्तों साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम आया, 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया और 2002 ईस्वी में भारतीय जैव विविधता अधिनियम आया। इसी के तहत NBA मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को लाया गया और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक, 2002 में भारतीय जैव विविधता अधिनियम आया। इसके तहत NBA मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आई, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक, इसी के तहत SBB आया। SBB मतलब स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राज्य की स्तर पर यह कार्य करता है। ठीक है, देखिए जो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था उसी के अंडर में NBA लाया गया और उसी के अंडर में SBB लाया गया। NBA इसका मुख्यालय चेन्नई में है और जो SBB है ये दोस्तों प्रत्येक राज्य में होता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये राज्य स्तर पर कार्य करता है SBB। ठीक, ये किसके तहत आया है? भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत आया है। ठीक साथियों, जैव विविधता अधिनियम के तहत तीसरा संस्थान जो है वह है BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, ये स्थानीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब परियोजनाओं को देख ले। परियोजनाएं कौन कौन सी आई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में आया। इसमें हाथी गलियारा बनाया गया। ठीक, प्रोजेक्ट एलिफेंट में 1992 ईस्वी में हाथी गलियारा बनाया गया। माइक जो है ये साइट्स के द्वारा 2003 में आया। ठीक है, माइक दोस्तों जो प्रोजेक्ट है ये साइट्स के द्वारा 2003 में आया। हाथी मेरे साथी 2011 में आया। प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन ये WWF के द्वारा 1801 ईस्वी में हो गया था, मतलब कि कंफर्म हो गया था कि हाँ प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन लाया जाएगा, परंतु गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित 5 अक्टूबर 2009 को किया गया।
जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का 5 अक्टूबर 2009 को किया गया। प्रोजेक्ट सी टर्टल अर्थात समुद्री कछुए, ये 1999 ईस्वी में देहरादून से शुरू हुआ, देहरादून उत्तराखंड से शुरू हुआ। प्रोजेक्ट सी टर्टल 1999 ईस्वी में देहरादून से शुरू हुआ। प्रोजेक्ट रिहानोसाइरस गैंडा, प्रोजेक्ट रिहानोसाइरस भारत में 1987 ईस्वी में लाया गया। ठीक। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, कब लाया गया प्रोजेक्ट रेड पांडा? 1996 ईस्वी में लाया गया। अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे संस्थान कि कौन कौन से संस्थान बने हैं। ठीक, ये परियोजनाएं हो गई। और जो आपके जो पिछले पार्ट में दोस्तों क्या बताया था, परियोजनाएं संस्थान अधिनियम, पिछली बार मैंने तो आप लोगों को दोस्तों अधिनियम बताया था। अब ये परियोजनाएं हो गई। अब आप लोग तीसरी में संस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, किसके लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए ये जो प्रयास किए गए।